गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज अपना लेक्चर है टॉपिक नंबर 34, जिसका नाम है इमर्जिंग स्टैचुरी एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इंडियन कंपनीज कैसा कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हैं। अब उसके अपन आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। मैंडेटरी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट या स्टैचुरी एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखिए, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने की कोशिश करता है, विलिंगली और नॉट विलिंगली, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये कह रखा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, हर एम्प्लॉयर उनको कुछ मैंडेटरी बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा। क्योंकि वो आपकी कंपनी का एक पार्ट है और आपकी कंपनी के लिए वो काम कर रहा है। तो जो मैंडेटरी बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से, जैसे सोशल सिक्योरिटी, अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है या अनएम्प्लॉयड है आपकी वजह से या ड्यू टू सम एनी रीजंस, उसका कॉम्पनसेशन, और वर्कर्स को कॉम्पनसेशन, ये मैंडेटरी बेनिफिट्स है। अब हम करते हैं उसी में कुछ और मैंडेटरी, जैसे अर्न लीव। हमने पहले भी डिस्कस किया था अर्न लीव क्या होता है। अर्न लीव क्या है, एक मैंडेटरी है एम्प्लॉयज़ के लिए बाय जो गवर्नमेंट सेक्टर में है कि वो अर्न लीव कमा सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में अर्न लीव का ऐसा कोई सीन नहीं है। अर्न लीव सिचुएशन पे डिपेंड करती है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हर पर्सन को छुट्टी लेने का अधिकार है, क्योंकि कई सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें उनको छुट्टी या लीव की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स, चाहे वो ब्लू कॉलर हो, चाहे वो वाइट कॉलर हो, या मैनेजमेंट के पर्सनस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्सनस हो, सबको कुछ ना कुछ कैजुअल लीव्स या कॉजुअल लीव्स तो अलॉट की जाती हैं। वो हर कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया हर एक सिचुएशन पे बेस्ड होती है। अब अर्न लीव का कंसेप्ट क्या आता है, यदि मान लीजिए कोई वर्कर या कोई लेबर या कोई पर्सन आपकी कंपनी में उस सिचुएशन पे आता है जहाँ छुट्टी थी, जैसे मान लीजिए संडे को वर्क करने आ रहा है, तो वो उस वक्त अर्न लीव का अधिकारी हो जाता है। अब अर्न लीव में वो उसको अगले बार उसको कैश इनकैश करता है या उसके बदले में पैसे लेता है, ये आप लोग बैठ के नेगोशिएशन या कंपनी अपनी पॉलिसी में बना सकती है। अर्न लीव का मतलब यहाँ पे ये नहीं चला जा रहा कि मान लीजिए अगर अगले महीने में हमारे पास 4 संडे आ रहे हैं और मेरे को छुट्टियाँ चाहिए, तो मैं अपनी कंपनी से बोल लूँ कि नहीं सर, आप 3 संडे मेरी ड्यूटी लगा दीजिए, मैं उसमें अर्न लीव करना चाह रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि उनको उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अर्न लीव का अधिकार है उसको, कि यदि वो संडे को आता है तो उसको अर्न लीव मिलेगी, पर कंपनी इसको दे ज़बरदस्ती, ये उसका अधिकार इसमें नहीं आता। दूसरा आता है आपका सोशल सिक्योरिटी। देखिए, सोशल क्या है, जो कि समाज से या सोसाइटी से रिलेट करता है। सिक्योरिटी का मतलब है जो जो पर्सन, हम जिस समाज में रह रहे हैं, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो सोसाइटी की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे लिए वो कुछ करें। जैसे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करने की, ऐसे ही समाज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने यहाँ रहने वाले हर सिटीजन और हर पर्सन के लिए कुछ सिक्योरिटी देने की। सोशल सिक्योरिटी क्या हुई? सोशल सिक्योरिटी ये हुई कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना उसकी नीडी या ज़रूरत के समय पे या ज़रूरत की चीज़ों की। तो जो ये कंसेप्ट है सिक्योरिटी, ये अभी से नहीं चालू हुआ। ये हमारे यहाँ पे अगर हम देखें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो कभी, या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, उसमें भी था कि समाज में वो लोग जो बिल्कुल अपनी चीज़ों को नहीं अरेंज कर पा रहे हैं या भूखे रह जाते हैं, या गरीब बहुत तबका है जिनके खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, जीवन यापन करने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो हायर क्लास था, सोसाइटी थी, वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करती थी। तो आज भी वो कल्चर चला आ रहा है। तो जैसे अगर हम अपनी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी जो एम्प्लॉयर होता है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आर्टिकल 41, 42 और 43 के अंतर्गत स्टेट को यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप अपने स्टेट में रहने वाले हर सिटीजन की सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। ऐसे ही जब हमारे देश में 1999 में इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन हुआ था वर्ल्ड में, तब उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था
कि इंडस्ट्रीज़ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इसके अलावा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उन सभी लोगों के लिए अरेंजमेंट करना उन सभी चीज़ों का जिसके लिए वो नीडी हैं। ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कही गई थी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी ऑफ वुमेंस, सोशल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रंस और सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 1919 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी, ये सभी गाइडलाइंस को रेगुलेट किया गया था। अब यदि हम भारत की बात करते हैं कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी कैसे चल रही है, देखिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का जो एम है वो होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना इन सभी अनवांटेड सिचुएशन से। जैसे अगर वो एम्प्लॉई अगर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए वो सभी नीडी थिंग्स को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आर्टिकल 41, 42, 43 में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें ये सोशल सिक्योरिटी हर स्टेट के ऊपर डाली गई कि आप अपने यहाँ पे रहने वाले हर पर्सन की सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। यही वो बात इसमें भी की जा रही है। ऐसे ही और कौन से इश्यूज़ की बात की गई, जैसे सोशल सिक्योरिटी में उनका इंश्योरेंस। ऐसे ही अगर वो एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसका इंश्योरेंस कराया जाए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। और यदि कोई पर्सन बेरोज़गार है तो सरकार उसको जीवन यापन के लिए बेरोज़गारी भत्ता भी तो देती है, ये भी आपने सुना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो हम देते हैं उसको फ्रिंज बेनिफिट्स के अंतर्गत। ऐसे ही अगर कोई वेलफेयर ऑफ लेबर के तहत सोशल सिक्योरिटी कैसे, जैसे एक एज तक तो वो काम करता रहा, उसके बाद किया तो उसके लिए उन्होंने प्रोविडेंट फ़ंड का इंतज़ाम करवाया वेलफेयर के अंदर, उनके लिए पेंशन के इंतज़ाम कराया गया। यदि कोई पर्सन ओल्ड एज में हो जाता है और काम नहीं कर पा रहा तो उसके लिए पेंशन का बंदोबस्त, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वो सब अरेंजमेंट इस सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत किया गया। तो पहला पॉइंट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट थ्रू स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इस पॉइंट के अंतर्गत क्या आता है, हर वो पर्सन या हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, अंडर सेक्शन 2/12 के तहत वो फैक्ट्रीज़ अपने सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराएंगी। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 1 जनवरी 2017 में एक नया रेगुलेशन लाया गया कि जिनकी सैलरी 21,000 पर मंथ है हर उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, करंटली में क्या चल रहा है, 2016 से ये बात लागू हो गई कि हर एम्प्लॉय का 1% ऑफ वेजेस का, जिसमें 3% जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उस एम्प्लॉय के इंश्योरेंस करवाने में। जैसे मान लीजिए आपने उनको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया और आपका जो है 400 रुपये प्रीमियम बन रहा है, तो 1% तो जो है वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा और 3% जो है वो आपका जो है वो कौन करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। उसी तरीके से यदि किसी एम्प्लॉई की या वेजेस लेबर की जो सैलरी है वो 137 रुपीज़ है, इन दैट केस उससे 1% वाला जो ये रूल है कंट्रीब्यूशन वो इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा। इन दैट केस ओनली 3% जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करना है वो उसके इंश्योरेंस में करेगा। उसी तरीके से सिकनेस में यदि कोई एम्प्लॉय बीमार है तो 70% यानी 70% तक का वेजेस उसको रीपेमेंट करना है। कब तक, 90 डेज़ तक। ऐसे ही मेडिकल बेनिफिट में भी इंश्योरेंस के तहत क्या करना है, उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने हैं अंडर द इंश्योरेंस क्लेम। यदि वो पर्सन डिसेबल हो जाता है आपके यहाँ पे काम करते करते, तो आपको उसकी होल लाइफ तक उसको रीएम्बर्समेंट करना है एज़ पर जो कि आपकी कंपनी पॉलिसी बोलती है। टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट, यदि मान लीजिए वो टेम्प्रेरी कुछ समय के लिए मान लो डिसेबल हो पा रहा है, काम पे नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको 90% तक का पेमेंट हर महीने करेंगे जो उसकी सैलरी है या वेजेस उसकी बनती हैं।
जब तक कि वो डिसेबल से पूरी तरह से एबल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यदि कोई पर्सन परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो लाइफ टाइम उसको 90% तक की सैलरी उसको देते रहना है, ये भी आपके इंश्योरेंस के अंदर कहा जा रहा है। और इसके लिए यदि उसकी डेथ हो जाती है तो इन डैट केस जो उसके घर में अदर पर्सन है जो कि डिपेंडेंट जो भी था, चाहे वो उसका बच्चा हो, वाइफ हो या बेटी, जो कोई भी हो, वो आपकी कंपनी में नौकरी कर सकता है, या फिर आप उसको 90% तक का पेमेंट इन डैट केस उसको हर महीने करते रहेंगे। उसी तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट बना रहे हैं कि यदि कोई लेडी है जो डिलीवरी के उसमें है, तो इन डैट केस 6 मंथ तक उस लेडी को पूरा का पूरा सैलरी उसके खाते में या उसको दी जाएगी अंदर मैटरनिटी बेनिफिट। मिस कैरेज हो जाता है तो 6 वीक यानी 1 मंथ की सैलरी उसको देनी है, 6 वीक यानी करीब 1.5 महीना, 1.5 मंथ की सैलरी उसको देनी है। यदि कोई पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है तो इनडेटेड ESIC के अंतर्गत क्या हो रहा है, उसको क्या करना है, 1 साल तक कुछ ना कुछ तो रीएम्बर्समेंट करते रहना है, अगर वो आपकी वजह से है या फिर सरकार उसको 1 साल तक देती है। देन फ्यूनरल एक्सपेंसेस, फ्यूनरल में क्या आ रहा है, मिनिमम उसको 10,000 रुपये आपको देने हैं ताकि उसके डिपेंडेंट को, ताकि वो उसका जो फ्यूनरल है वो आराम से किया जा सके। ऐसे ही आता है आपका प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड जो होता है वो एक्ट 1952 में लॉन्च हुआ था। ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आया था। जैसे उन्होंने बता रखा है, नाम प्रोविडेंट फ़ंड हमने पहले भी पढ़ा था। प्रोविडेंट फ़ंड क्या कह रहा था कि हर पर्सन जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉई है तो उसका कुछ पैसा जो है वो आप काटोगे और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको एक होल अमाउंट, लमसम अमाउंट उसको वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही पेंशन स्कीम, जो भी पैसा जो भी आफ्टर जब वो उसकी ओल्ड एज हो जाती है और वो काम करने के लायक नहीं रह पा रहा, ये अनएबल है, तो उसकी पेंशन, ताकि मिनिमम सैलरी जो उसकी जीवन यापन के लिए हो सकता है एज ए पेंशन उसको दी जा सके और वो अर्निंग कर सके कुछ ना कुछ। तो PF जो होता है या प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है, ये अंडर सेक्शन 6A और 6C के अंतर्गत ये आता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि उसका प्रोविडेंट फंड एक अमाउंट तक पहुंच सके। देन आता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी भी एक सोशल सिक्योरिटी है। ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट माना गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट इसलिए क्योंकि ग्रेचुइटी आपको पहले नहीं मिलती, जब आपकी नौकरी करते हुए आपकी रिटायरमेंट एज आ जाती है तो आप ग्रेचुइटी के लिए लायक बनते हो। पर ग्रेचुइटी के अंतर्गत सबसे बड़ा नियम ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपको 5 साल हो गए होंगे, उससे कम पे आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं बनते। ग्रेचुइटी का जो एक्ट आया था वो 1972 में आया था। अंडर सेक्शन 4 इस एक्ट के अनुसार ग्रेचुइटी हर वो एम्प्लॉय ले सकता है जो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करते हुए हो गए हों। भले ही आपने उसको 5 साल के बाद टर्मिनेट कर दिया, पर उस वक्त तक उसको जितना भी समय उसने काम किया वो ग्रेचुइटी लेने का अधिकारी हो जाता है। जैसे ही प्रोविडेंट फंड के लिए भी वो ग्रेचुइटी को मिल सकती है, प्रोविडेंट फंड भी मिल सकती है, पेंशन के साथ भी उसको ग्रेचुइटी मिल सकती है, और यदि वो एम्प्लॉय मर गया है, डेथ हो गई है, तो उसके बाद भी वो ग्रेचुइटी क्लेम करने का अधिकारी होता है। अब आती है ग्रेचुइटी कैलकुलेट कैसे की जाती है। देखिए, ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जितने ईयर्स आपको काम करते हुए हो गए उसको मल्टीप्लाई करिए किससे, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको लास्ट मंथ जो आपने सैलरी विड्रॉ की थी, और 15/26। 15 होता है वेजेस के डेज और 26 होता है महीने के 26 डे, क्योंकि 4 हम संडे में से हटा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एक्स पर्सन ने एक कंपनी में 10 साल नौकरी करी, उसने तो लास्ट विड्रॉ सैलरी करी वो 30,000 रुपये थी, तो 10 × 30,000 × 15/26 मेरे ख्याल से नियर अबाउट 1,17,000 या 73,000 कुछ समथिंग अमाउंट बनेगा। तो यानी कि जो अमाउंट आ रहा है वो उस ग्रेचुइटी को लेने के लिए एलिजिबल माना जाएगा।